तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 8th का चैप्टर 1 जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको इस में भारत के संविधान के बारे में पढ़ना है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम ये गारंटी लेते हैं कि अगर आप इसे एंड तक देखेंगे तो इसे आप अच्छे और संक्षिप्त भाषा में समझ सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चैप्टर के अंदर है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। In this chapter, we are going to begin with the football, a game many of you have probably heard of or even played. As the name suggested, that this is a game that involves the player feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player, and this was considered as a foul. So if players start holding the football in their hands and passing it around, they do not have playing football anymore. Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they have played. Each of these rules define the game, help us distinguish one game from another. So as these fundamental to the game, we can also come to the constitutive rule of the game. Like a game of society also contribute rules that what is differentiated from other kind of societies. In large societies, is different communities of people live together. These rules formed consensus and modern countries. This consensus is usually available in written form, a written document in which is known as constitution. इसको अगर आसान भाषा में समझेंगे तो जिस प्रकार आप जो फुटबॉल खेलते हैं दोस्तों, फुटबॉल आपने देखी होगी, फुटबॉल आप खेलते हैं तो उसमें रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ आपको रूल्स देखने को मिलेंगे जो कि जिसमें आप जैसे आपका हैंड टच हो जाता है तो फॉल हो जाता है। ऐसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में भी कुछ ना कुछ आपको फाउल्स या फिर पेनल्टीज़ देखने को मिलती होगी अगर आप नो बॉल वगैरह करते हैं। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो एक भारत का संविधान भी कुछ इस प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं जिससे देश को गवर्न किया जाता है। ठीक है, कंट्री को रूल किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 7th एंड इन 6th. In our social and political life textbook, have you ever wondered why we need a constitution? क्या आपने सोचा है कभी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, और क्या आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न क्यों है? और इसमें हम कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में देखेंगे। चलिए, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छे से इस चैप्टर को समझें और संक्षिप्त या शॉर्ट में समझें, क्योंकि डेप्थ बहुत होती है इसमें और कुछ चीज़ें काम की नहीं होती, कुछ चीज़ समझाने के लिए होती है। हम उससे अच्छा और समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो जैसा हमने बताया था कि टुडे द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाइल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट नेसेसरी एंड दैट द ऑल द countries have constitution are democratic. The constitution serves several purpose. पहला जो है आइडियाज़ एंड बेसिक फाउंड करते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन उसका फंडामेंटल नेचर बताता है सोसाइटी का। ठीक है, आप देखोगे कि उस वहाँ के लोगों के बिलीफ को डिस्क्राइब करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस सर्व अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पर्सन इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन ऑन द बेसिस। ठीक है, तो वहाँ के लोगों की मॉरल जो भी बातें हैं, जो भी रूल्स वो फॉलो करते हैं जिससे देश को गवर्न किया जाता है, वहाँ के आइडियल्स क्या है, वो सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि नेपाल का एक यहाँ फ़ोटो दिया गया है। ये नेपाल में जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करने की कोशिश की जा रही थी तब का ये फ़ोटो है, तब के प्रोटेस्ट है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोनों नेपाल की झंडा भी आपको यहाँ देखने को, नेपाल का फ्लैग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। द कंट्री ऑफ Nepal has several people struggle for democracy. There was a people struggle in 1990s that established democracy that lasted for 12 years until the 2002. In October 2002, King Gyanendra sitting the most uprising in the countryside and began taking over different aspects of the government which army assistance. तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1990s का स्ट्रगल हुआ था, उसके बाद में 12 साल तक यहाँ पर डेमोक्रेसी रही।
और 2002 में यहाँ पे वापस कंट्री में विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री यहाँ पर माविस्ट रूल आ जाता है, मोनार्की आ जाती है। वहीं आप देखेंगे लेटर यहाँ पर 2006 के लगभग, यहाँ पे आपको जूम करके मैं बता देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे 2006 के लगभग आपको यहाँ पर 2006 में वापस वहाँ पर डेमोक्रेसी फॉर्म होती है। और 2008 में जो नेपाल में डेमोक्रेसी अबॉलिश कर देती है मोनार्की को। 2006 में क्या होता है, मोनार्की भी रहती है और साथ साथ पैरेलल चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मोनार्की है और यहाँ पर डेमोक्रेसी है, साथ साथ चल रही थी। 2008 में क्या होता है, 2008 में ये मोनार्की को हटा देते हैं और डेमोक्रेसी को टोटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिफरेंस यही है और इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख लेते हैं, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन द रूल्स गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड बाय अवर पॉलिटिकल लीडर इन केस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू रीड मोर लेटर इन चैप्टर मेनिमोस फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है जो आपके बेसिक राइट्स है, ठीक है, जिससे आपको जीने का अधिकार है, इसके बिना आप कुछ नहीं है, ये आपके बेसिक राइट्स है। जैसा कि आपको राइट टू प्राइवेसी आपका एक बेसिक राइट है, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है आपका, आपको जीने का अधिकार है, आपको एक डिग्निटी लाइफ का अधिकार है, डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है, डिग्निफाइड लाइफ। सिर्फ जीना ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको एक गर्व के साथ समाज में इज्जत के साथ जीना भी ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स का और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि आपको मैं इससे भी अच्छी बता देता हूँ। ये तानाशाही से बचने के लिए बताया जाता है, जिसे हम कहा जा सकता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अगेंस्ट द स्टेट होता है। आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है कि आपको स्टेट से प्रोटेक्ट करना। स्टेट से प्रोटेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या कर रहा है, आपको ये राइट दे रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई भी आर्बिटरी एक्शन, आर्बिटरी का मतलब होता है आर्बिटरी एक्शन, इसका मतलब होता है कोई भी अत्याचार कर रहा है तो आप जाके हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पर याचिका दायर कर सकते हैं और आप उसके खिलाफ रिलीफ ले सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होती, टायरनी होती, मेजोरिटी इश्यूज होते, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके जितनी भी रेमेडीज़ दी गई है, ठीक है। और द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही है कि हमको खुद से बचाना है। मान लीजिए कोई बड़ा सा आपके यहाँ पर व्यक्ति है या फिर कोई बड़ा ज़मींदार है, ज़मींदार, उसको हम ऐसे लिख देते हैं ज़मींदार, ओके। और वहीं पे कोई छोटा सा किसान है, तो आपके साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है या फिर कोई भी ज़मींदार अत्याचार कर रहा है किसी गरीब के खिलाफ या किसी छोटे से तबके के खिलाफ, तो आप उससे बचाव के लिए भी संविधान को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन वी माइट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्री एंड बिलीव्स इन। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे, इट इज़ पॉसिबल दैट मेनी पीपल who live in democracy might come to strongly feel that political parties has to become acrimonious, that we need a strong dictator to set his right। या फिर वही मैंने आपको बताया कि कोई भी तानाशाही या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ जाती है, जिसकी बीच में अभी कौन सी अपनी गवर्नमेंट थी जब कुछ ऐसे रूल्स, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय पे ऐसे कुछ रूल आए थे। इंदिरा गांधी जी के समय में जब आपातकाल लगा था, इमरजेंसी हुई थी, इमरजेंसी अगर आपको पता नहीं होगा तो इमरजेंसी लगी गई थी। इसका मतलब था कि सारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया था और कुछ ना कुछ अपने कानून या रूल्स बना दिए गए थे, जिससे लोगों को जेल में डाल दिया गया था और देश में क्रांति को रोक दिया गया था। ऐसे एक्शंस नहीं होने चाहिए, इसलिए फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ।
by the beginning of the 20th century, the Indian Constitution, national movement have been acting in struggle for the independence from British to several decades. ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पार्टिसिपेट करना है गवर्नमेंट में पीपल्स को, इसलिए इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल होता है डेमोक्रेसी में। तो लोग ही सत्ता में आने वालों को चूज़ करते हैं। आप वोट देते हैं ना, आप वोट देते होंगे, तो वोट आपका वही है ना, एक रिप्रेजेंटेटिव राइट है। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में बिठा रहे हैं और वहाँ पे वोट वो कर रहे हैं और रूल्स आपके लिए बना रहे हैं, तो आपने बिठाया उनको, तो बस यही बात है। ठीक है, और मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज ए ह्यूज टास्क बिफोर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही भारत के संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको बता देता हूँ कि 1946 में स्टार्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और 1950 तक ये बनकर रेडी हो चुका था। ओके, सो ये हमने पढ़ा। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर, उसका नाम है फेडरलिज्म। आप देखेंगे फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपको दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अपने यहाँ पर होता है कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, पूरा यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक पंचायती राज होता है। तो आपने देखा होगा कि सेंटर में से मोदी जी है वो रूल करते हैं, स्टेट में आपके जो सीएम होंगे वो, पंचायत में सरपंच वगैरह, जो 3 टायर सिस्टम है, वो फेडरलिज्म एक पार्ट है। ओके, तो आपको आई होप सो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फीचर है इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर आपने देखा होगा 3 टाइप ऑफ, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, इसका हिस्सा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है आपका राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ये तीनों पार्ट होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। और इसमें आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और इसके लिए आप वोट करते हैं। आप इलेक्शन में वोट करते होंगे। ठीक है, यही होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेट्स मूव टू द अनदर टास्क। ओके, सो अनदर फीचर इज सेपरेशन ऑफ पावर। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आज 3 पार्ट में इंडियन गवर्नमेंट्स ने सेपरेशन ऑफ पावर किया है। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव और एक होता है जुडिशियरी। तीनों में आपको मैं मतलब समझा देता हूँ। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे आईएएस वगैरह हो गए। ठीक है, जो भी प्लान बनती है गवर्नमेंट के वो इन्हें फॉर्म करती है। लेजिस्लेटिव में वही हो गए एमपी वगैरह हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो रूल्स बनाते हैं। जुडिशरी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जुडिशरी में आते हैं। तो लेजिस्लेटिव रूल बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उन्हें फॉलो करवाते हैं, और कुछ भी दिक्कत आती है तो जुडिशरी उनको ओवरकम करती है और उनके खिलाफ या फिर उनकी जांच वगैरह करती है और उनको रिव्यू करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथा है इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में बताया था हमने, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हो गया, मतलब सभी को एक समान तरीके से देखना है। अगर कोई ये 3 व्यक्ति है, एक इस कास्ट का, कौन सी कास्ट का है, कुछ भी कौन सी कास्ट का है या कौन सी भी रेस का है, तीनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो सभी एक समान हैं, सभी एक लेवल पे हैं, सभी को एक नज़र से देखा जाएगा, यही इसका काम है। राइट टू इसका फ्रीडम है, मतलब आपको अपने धर्म को बढ़ाने का, आपको बोलने का अधिकार है, ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। ओके, चलिए अगले फीचर की ओर चलते हैं। सेक्युलरिज्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इंडिया में क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन के लोग रहते हैं। कुछ आप देखेंगे तो हिंदू पीपल होते हैं। ठीक है, जो हिंदू है, और सॉरी ब्रेक हो गया, कुछ जो आपको लोग दिखेंगे वो आपको हिंदू दिखेंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ सिख होंगे, तो सभी हमारे लिए बराबर है। हम किसी को स्पेशल नहीं करेंगे। और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या जो कोई भी गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजियन को सपोर्ट नहीं करेगी, उनके लिए सभी रिलीजियन बराबर होंगे। यही मतलब होता है सेक्युलरिज्म का, तो सभी धर्म को एक तरीके से, एक समान तरीके से देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और हमने सारे फीचर्स आपको समझा दिए हैं। आप कमेंट करके बताएं अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए होंगे, तो इसका आंसर के सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ओके,
सो दैट्स इट, ये एक्सरसाइज आ चुकी है।